देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे। आप लोग अपने माता पिता के सपनों को बेहतर रूप में गढ़ने के लिए आज श्रम कर रहे होंगे। 12वीं परीक्षा जो है, 12वीं कक्षा की आपकी वार्षिक परीक्षा जो है, उसकी तारीख अब बेहद ही नज़दीक है। बेहद ही आधिकारिक सूचना नहीं आई है, परंतु आप लोग यह मान कर चले कि आधिकारिक सूचना आ चुकी है और आप लोग उसकी तैयारी के लिए रत रहे, क्योंकि फरवरी माह अब हमसे दूर नहीं है। 7वें महीने में हम लोग जी रहे हैं और कब फरवरी माह आ जाएगा यह ज्ञात नहीं है, क्योंकि समय की रफ्तार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। दो पाँव और इंजन के बिना भी समय की गति काफ़ी सर्वाधिक है। तो इसलिए आप लोग यह ध्यान रहे, आप लोगों को यह स्मरण रहे कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। समय की प्रतीक्षा हम करते हैं और एक समय आता है जब हमारा समय बदल जाता है, मगर समय बदलेगा तभी जब हम अपने आप को बदलेंगे। अपने आप को बदलने पर ही समय में बदलाव संभव हो सकता है। आप लोगों का समय एक दिन बदले, आप लोग भविष्य में मंगल, आपको सफलता प्राप्त हो, आप लोग जो सफलता अर्जित करें उससे आपके माता पिता को गर्व हो और स्वयं आपको भी अपने आप के ऊपर गर्व हो। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः हाजिर हूँ आज से आपके बीच में 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के पद्य भाग से जितने भी चैप्टर है उसका मैं विस्तार पूर्वक आपके बीच में विश्लेषण करूंगा। मैं आपके समक्ष उन प्रश्नों का जिक्र करूंगा जो कि 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। साथ ही साथ मैं उन प्रश्नों का भी जिक्र करूंगा जिन प्रश्नों में जिस पार्ट से कम प्रश्न पूछे गए होंगे, तो उस प्रश्न से मैं संभावित प्रश्नों का भी जिक्र करूंगा। मगर प्रथमतः 2013 से लेकर 2024 के अंतराल में जो प्रश्न पूछे जा चुके होंगे उन प्रश्नों का जिक्र करूंगा, ताकि आप लोग ध्यान से उन प्रश्नों को सुन लें और आपको अपनी भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको वह प्रश्न के उत्तर सदा के लिए आपके मानस पटल पर अंकित रहे। आज जिस चैप्टर को मैं आपके बीच में लेकर के प्रेजेंट हूं, उस चैप्टर का नाम है करवक, जिसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका अनुमानतः जो जन्म की जो तिथि जो है वह 1492 है और इनका जन्म जायस, कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश में हुआ। अब इनके बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण व्यक्त करने से पूर्व मैं यह कहूं कि इनका परिचय देना मानो सूर्य को दीपक दिखलाने के समान है और चंद्रमा के समक्ष जुगनू की जो क्षमता जो होती है वह कहा जाए तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनकी ख्याति, इनकी पहचान और इनकी लिखने की ताकत का व्याख्यान शब्दों में व्यक्त करवाना तो बड़ा ही जटिल सा लगता है, क्योंकि शारीरिक रूप से चेहरों से कहा जाता है कि व्यक्ति के चित्र को देख करके उसके चरित्र का और उसके व्यक्तित्व का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी चेहरे से अत्यंत उत्कृष्ट सुंदर नहीं दिखते थे। चेचक की बीमारी के कारण उनका चेहरा भी कहीं न कहीं कुरूप था और उतना ज़्यादा आकर्षक और सुंदर वो नहीं दिखते थे, परंतु उनके व्यवहार की कुशलता जो थी, उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती जो थी, वह उनको विशेष बनाती है। अगर इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, न कि उसके रंग, रूप और चेहरे से होती है। यदि आपका चेहरा यदि श्यामला है, काला है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ उत्कृष्ट नहीं कर सकते हैं अथवा आपके अंदर कोई उत्कृष्ट प्रतिभा नहीं है। आपके अंदर उत्कृष्ट प्रतिभा है तो आपके अंदर जो विकार जो है वह विकार भी दब जाता है। वहीं आपके चेहरा बेहद ही आकर्षक है, सलमान खान की तरह यदि आप लोग देखते हैं, और यदि आपके विचार में यदि मैल बैठा हुआ है, यदि आपके मन में नकारात्मक भाव बैठा हुआ है, तो आपकी वह सुंदरता किसी काम की नहीं है। तो रंग रूप से भी ज़्यादा जरूरी है कर्म का सुंदर होना, चरित्र का सुंदर होना, चरित्र का पवित्र होना बेहद ही सुंदर है। तो मलिक मोहम्मद जायसी का चरित्र बेहद ही पवित्र था और उनकी लेखनी में इतनी शक्ति थी कि बड़े बड़े जो कवि थे, बड़े बड़े जो लेखक थे, वह उनके समक्ष शीश झुका करके उनका नमस्कार किया करते थे। करवक अध्याय में अब इस पाठ से जितने भी प्रश्नोत्तरी है उस प्रश्नोत्तरी का मैं आपके समक्ष में जिक्र करूंगा। तो प्रथम जो प्रश्न आपके बीच में है उस प्रश्न का मैं जिक्र करता हूं। प्रथम प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम संबंधी अवधारणा क्या है। तो लिखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम संबंधी अवधारणा जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट है। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम संबंधी अवधारणा के विषय में बताते हुए कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम के पीर के कवि हैं और उनकी रचनाओं में प्राण से प्राण का, हृदय की बातों से मेल दिखाई पड़ता है।
तो उनकी प्रेम संबंधी अवधारणा के विषय में यह भी कह सकते हैं हम लोग कि उनकी प्रेम संबंधी अवधारणा काफ़ी अनमोल थी और उनका यह मानना था कि हमें अपने मन के अंदर प्रेम को सदा समाहित रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब प्रेम अपने मन में समाहित रखते हैं तो हम दूसरों के प्रति भी करुणा दया के भाव से हम लोग देखते हैं और इस प्रकार हम लोग मर करके भी सदा के लिए अमर हो जाते हैं। इस प्रकार अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से कि जायसी का काव्यात्मक परिचय दें। तो लिखेंगे जायसी का काव्यात्मक परिचय देते हुए हम लोग यही कह सकते हैं कि जायसी की जो काव्य की जो शक्ति जो थी वो अत्यंत ही अनमोल थी, अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। उनकी काव्यात्मक विशेषताओं का परिचय देना मानव सूर्य को दीपक दिखलाने के तुल्य ही था। जैसे कि काव्यात्मक जो विशेषता थी वो यह थी, उनके काव्य की यह विशेषता थी कि वह जमीन से जुड़ी हुई रचनाओं को लिखते थे। वह उन्हीं रचनाओं को लिखते थे जो कि वह अपनी आंखों से देखे थे, उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया। उनकी रचनाओं में किंचित भी काल्पनिक बातों का समाहन नहीं हुआ करता था, किंचित भी वो काल्पनिक बातों को अपनी रचना में नहीं उकेरते थे, बल्कि उन्हीं रचनाओं को वह उकेरते थे जो कि वह अपने निजी जिंदगी में देखते थे, सुनते थे और उन्होंने जो अनुभव किया था उन्हीं बातों को वो अपनी कविता में उल्लेखित करते थे। तो इस प्रकार हम यह लिख देंगे। अगला तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूसरे करवक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। लिखेंगे दूसरे करवक के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी ने जो बातें प्रस्तुत की है वह बातें हमारे जीवन में बेहद ही अनमोल स्थान रखती हैं। उनका कहना है कि यदि हमारा कीर्ति यदि विशेष है तो हम लोग मर करके भी अमर रहते हैं और हमें अपने मन के अंदर सदा प्रेम को समाहित रखना चाहिए। हमें कभी भी अपने ज्ञान पर अहंकार न करते हुए हमें अपने ज्ञान में हर रोज़ निखार लाने का प्रयास करना चाहिए और हमें अपनी कला को, अपनी ज़िंदगी को कुछ इस ढंग से जीना चाहिए कि हम न भी रहें, इसके बावजूद हमारा कीर्ति जो है वह अमर रहे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ये जो 3 प्रश्न जो थे वो प्रश्न जो थे जो मैंने बताया आपको वो प्रश्न 2013 से लेकर के 2024 के अंतराल में पूछे जा चुके थे। अब मैं आपके समक्ष उन प्रश्नों को जिक्र करूँगा जो प्रश्न परीक्षा में अब संभावित प्रश्न हैं, क्योंकि 3 ही प्रश्न थे और मैंने सोचा कि 3 ही प्रश्नों का उत्तर क्यों बनाना, क्योंकि मैं जब इस श्रृंखला चला रहा हूं वो क्वेश्चन बैंक से श्रृंखला है, तो मैंने और भी प्रश्नों को ऐड किया है जो कि इस पार्ट से संभावित प्रश्न है। तो आप उन प्रश्नों का भी उत्तर आप लोग सुन लेंगे ध्यान से, आपको अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा जल्दबाजी में बोलना इसलिए होता है क्योंकि जो मिनट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, समय की भी बाध्यता होती है और नेट से जो अपलोड किया जाता है जहाँ पर रह रहा हूँ तो वहाँ पर बड़ा ही दिक्कत होता है। बहरहाल जो संसाधन है उन्हीं संसाधनों में अपने काम को संचालित भी रखना है क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो अब अगला प्रश्न है कि कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो लिखेंगे कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में हमारी प्रतिछाया जो होती है ठीक उसी प्रकार की बनती है जैसे कि हम लोग वास्तव में होते हैं। दर्पण झूठ नहीं बोलता है। ठीक उसी प्रकार मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी एक आंख से उनको बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता था और एक आंख से वो मंदम बंदम दिखाई पड़ता था। तो उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में कभी भी काल्पनिक बातें नहीं लिखी, बल्कि उन्हीं रचनाओं को लिखा जो कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा, महसूस किया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया, उन्हीं बातों को उन्होंने लिखा। तो लिखेंगे जो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना इसलिए दर्पण से क्यों, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण जो होता है वो स्वच्छ निर्मल होता है, उसी प्रकार उनके हृदय में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं थी। अब इस प्रकार अब अगला प्रश्न है जो कि 5वां नंबर प्रश्न है कि रक्त के लय का क्या अर्थ है। तो लिखेंगे रक्त के लय का अर्थ है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जीवन काल के दौरान जितनी भी रचनाओं को लिखा उसको रक्त की लय से लिखा, प्रेम की गाधी पीठ से लिखा और उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखने के क्रम में अपने नयन से गिरने वाले आंसुओं से रचनाओं का सृजन किया। अर्थात भावनाओं में डूब करके उन्होंने जिस भी रचना का सृजन किया उस रचनाओं में वह पूर्णतः डूब गए और उन्होंने पूर्णतः डूब करके उस रचना का सृजन किया। अब इस प्रकार 6ठा नंबर प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करे कि धनी सपुरुख जस कीर्ति जासु फूल मड़े पर मड़े न भासो। तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति करवक पाठ से लिया गया है जिसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी है और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहा है कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति जो है वह सुंदर है, अनमोल है। जिस प्रकार फूल तो मर जाता है, फूल को हम लोग तोड़ लेते हैं, इसके बावजूद फूल तोड़ने के उपरांत भी हमारे हाथों में फूल की खुशबू जो है बढ़ा जाती है। इसलिए जिस प्रकार फूल मर कर के भी अमर होता है वह अपनी खुशबू को किसी तोड़ने वाले शख्स के हाथों में छोड़ देता है, उसी प्रकार हमें अपनी ज़िंदगी को कुछ इस ढंग से जीना चाहिए क्योंकि हम लोग जिस दिन न भी रहे इसके बावजूद हमारे गुणगान हो, हमारी एक अलग पहचान हो। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को
कुछ बेहतर ढंग से जीना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप लोग मन से पढ़ते रहें, आप लोग मन से पढ़ें, क्योंकि आपको अपने माता पिता की आंखों में पल रहे सपनों को पूरा करना है। यदि आप अपने माता पिता की आंखों में पल रहे सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो आप भविष्य में खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे, आपकी एक अलग पहचान समाज में नहीं बन पाएगी। फिर आपसे जो सफल लोग होंगे उसको देख करके आप लोग रोज़ दुखी रहा करेंगे, और दुखी रहने का मतलब है कि ज़िंदगी का रस ही आपसे समाप्त हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में किसी सफल इंसान को देखे ही नहीं, बल्कि उससे प्रेरणा लें और आप भी मेहनत करें, आप भी सफल इंसान बने। ज़रूर आपकी भी ज़िंदगी सार्थक बन जाएगी। धन्यवाद।